हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू याना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। अभी हमने एक वीडियो किया था, नेचुरल गैस सेक्टर का पूरा वैल्यू चेन समझाया था। सप्लाई चेन, वैल्यू चेन, आप कुछ भी बोल दीजिए कि कहाँ से सोर्स होता है, इंडिया में कितना सोर्सिंग होती है, इंपोर्ट कितना होता है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, राइट। फिर यहाँ पर जो अपने शिपिंग यार्ड्स हैं वहाँ पर क्या होता है उसके साथ, एंड देन वेरियस कंपनीज जो उसमें इन्वॉल्व है, राइट। और फिर उसके बाद गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उसका क्या काम है। तो पूरा हमने एक नेचुरल गैस सेक्टर का डिटेल एनालिसिस समझा था, ठीक है, जिसमें हर कंपनीज का क्या क्या रोल है, राइट, उस पूरे सेक्टर में, वो भी हमें आपको समझाया था, ठीक है। उसका वीडियो अगर आपको अभी तक नहीं देखा आपने तो ज़रूर देखिए, राइट। और क्या कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, तो इस वीडियो पे भी ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ मैं यही सेम चीज़ क्रूड ऑयल के ऊपर, ठीक है। इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, ये सबको पता है। लेकिन क्रूड ऑयल का हम जब भी प्राइस बढ़ता है, ये करता है, अरे एशियन पेंट्स पे भी इंपैक्ट हुआ, अरे इस कंपनी पे भी इंपैक्ट हुआ, अरे उस कंपनी पे भी इंपैक्ट हुआ, तो क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ पे क्रूड ऑयल यूज हो रहा है, राइट। और इसका पूरा सप्लाई चेन है क्या, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो वो थोड़ा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत थोड़ा हाई लेवल पे रहेगा इन्फॉर्मेशन, कुछ बहुत ऐसा निटी ग्रिटी में नहीं रहेगा, बट आपको पूरा सप्लाई चेन समझ आएगा, पूरा वैल्यू चेन समझ आएगा जो क्रूड ऑयल एज अ डेरिवेटिव का, ठीक है। और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट। नेचुरल गैस तो एक ही प्रोडक्ट है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल जो है उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सब समझेंगे। रिफाइनिंग क्या होता है, क्यों रिफाइनिंग होती है, सब चीज़ें हम यहाँ पर इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, राइट। और वेरियस कंपनीज कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है वो आपको समझाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसा मैंने बोला, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, एक लाइक टारगेट भी रख लेते हैं, क्या बोलते हो, ठीक है। कम से कम 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे, ताकि जो है ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। बहुत ज़्यादा डिटेल रिसर्च की है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कुछ आपको कमेंट है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है, ठीक है, वो है यूएस। सेकंड जो है चाइना है, थर्ड इंडिया है, राइट। और कंजम्पशन भी, बाय कंजम्पशन ऑल्सो दे आर द 3rd बिगेस्ट कंज्यूमर, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज जो है इंडिया में एक और है कि इंडिया प्रोडक्शन के मामले में बहुत दूर है, मतलब इंडिया का ये है वेरी लो ऑयल रिजर्व्स, तो हमारे पास ऑयल रिजर्व्स नहीं है। यूएस का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि सबसे बड़ा कंजम्पशन वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी सबसे बड़ा है वो, ठीक है। तो वो बहुत उनको बेनिफिट है उस चीज़ का। लेकिन इंडिया जो है वो बैड, मतलब इंडिया के पास बहुत कम ऑयल रिजर्व्स हैं, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। ओवरऑल लेकिन रिफाइनिंग में इंडिया रिफाइन कैपेसिटी बहुत बड़ी है इंडिया की, तो वी आर द 4th बिगेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी है हमारी वर्ल्ड वाइड। तो आप पूछोगे रिफाइनिंग क्या होती है, तो वो हम समझेंगे रिफाइनिंग क्या होती है क्रूड ऑयल में, क्या काम करते हैं, ठीक है। ग्रोथ भी इंडिया की क्रूड ऑयल कंजम्पशन अभी भी ग्रो हो रही है, और एक्सपेक्टेड है कि आगे भी ग्रो होगी। इवन विद ऑल दिस रिन्यूएबल एनर्जी एंड एवरीथिंग, यस दे विल ऐड, लेकिन क्रूड ऑयल का कंजम्पशन इंडिया में आगे एक्सपेक्टेड है कि ग्रो होता रहेगा। एक्सपेक्टेड ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, ठीक है। 4.8 MBPD एक ही नंबर यूज़ होता है, वो 2019 में यूज़ हुआ था, तो वो 7.2 तक पहुंचेगा MBPD इन 2030। तो ग्रोथ जो है वो 2-3% का कैगर के साथ ही ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ है, राइट। क्योंकि ओवरऑल ग्लोबली ये माना जा रहा है कि क्रूड ऑयल की कंजम्पशन जो है वो नीचे जाएगी, जैसे जैसे रिन्यूएबल, सोलर, विंड एनर्जीज एंड ऑल दीज, न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन का एक्सपेक्टेड डिमांड है कि ये माना जा रहा है कि रिन्यूएबल जो है अलोन नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो क्रूड जो है वो इम्पोर्ट इंडिया में बढ़ता ही रहेगा। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या है एग्जैक्टली। और पता है आपको कितना इंपोर्ट करते हैं हम? ऑलमोस्ट हम 10 से 12 बिलियन डॉलर पर मंथ का क्रूड इंपोर्ट करते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY22 में हमने 120 बिलियन डॉलर का क्रूड इंपोर्ट किया, ठीक है। और वो ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड है इस बार, क्योंकि एक तो US डॉलर के प्राइस भी बढ़ गए और क्रूड के प्राइस भी बढ़ गए FY23 में, तो एक्सपेक्टेड है कि ये हो सकता है 150 बिलियन डॉलर तक चला जाए, ठीक है। तो बहुत बड़ा हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो क्रूड के इंपोर्ट में यूज होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं पूरा क्रूड का सप्लाई चेन या वैल्यू चेन बोल सकते हैं, राइट। तो क्रूड जो है वो कहाँ कहाँ से आता है इंडिया में। एक तो ऑफकोर्स इंडिया थोड़ा बहुत तो प्रोड्यूस करता है, तो वो ऑनशोर फील्ड से प्रोड्यूस करता है, ऑफशोर फील्ड से। ऑफशोर मतलब जो सी से आता है, ठीक है। सी जो है वहाँ से जो क्रूड आता है वो ऑफशोर फील्ड मानी जाती है। ऑनशोर मतलब जो लैंड से आता है, ठीक है, हमारे जो फील्ड्स हैं ऑयल फील्ड्स वहाँ से। और इम्पोर्ट्स, ऑब्वियसली एज आई सेड इम्पोर्ट इज अ मेजर कॉम्पोनेंट,
फिर वो हमारे शिपिंग कंटेनर्स हमारे जहाँ पर मतलब जो अलग अलग पोर्ट्स हैं, शिपिंग पोर्ट्स वगैरह, वहाँ पर आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ स्टोर होता है वहाँ के, ठीक है। स्टोरेज जो है फिर उसकी रिफाइनरी होती है, रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग क्या होती है उसके ऊपर पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। ये हमने शायद एक बचपन में पढ़ा भी है, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग क्या होती है और कैसे कैसे यूज होता है। थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझने के लिए वैल्यू चेन में, ठीक है। तो फिर उसकी रिफाइनिंग होती है, तो वेरियस रिफाइनरीज आर देयर इन इंडिया, ठीक है। एज आई सेड 4th बिगेस्ट हमारी वर्ल्ड में कैपेसिटी है रिफाइनिंग की। तो फिर रिफाइनिंग के बाद जब रिफाइन हो गया क्रूड का जो अलग अलग डेरिवेटिव्स हो गए, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब अलग अलग डेरिवेटिव से कुछ गैस बन जाती हैं, कुछ उसमें से लिक्विड है, कुछ सॉलिड भी निकलता है। तो वो सारी चीज़ें जो है अलग अलग तरीके से रिफाइनिंग, जहाँ से रिफाइनरीज से जाता है अलग अलग जगह पे, राइट, जहाँ पर उसका यूज़ है। तो कैसे जाता है, वो पाइपलाइन से भी जा सकता है, पाइपलाइंस भी सेटअप है। वो ट्रक्स वगैरह से भी जा सकता है, तो रोड नेटवर्क से भी जा सकता है, और रेलवे से भी जा सकता है। तो अलग अलग जगह से जाता है। फिर जहाँ कहाँ जाता है वो भाई हमारे, अगर हमें पेट्रोल भरवाना है या हमें डीजल भरवाना है अपनी कार में, अपने ट्रक्स में, तो वो वहाँ जाएगा, तो पेट्रोल पंप्स में जाएगा। अगर एयरक्राफ्ट में जाना तो एयरक्राफ्ट्स में जाएगा, मतलब वहाँ पर अपने एयरपोर्ट्स पे जाएगा, तो एटीएफ माना जाता है। अगर पेट्रोलियम गैस आई है वहाँ से तो हमारे एलपीजी सिलेंडर्स के सेंटर्स में जाएगा, ठीक है। ऐसे ऑयल डिपोज डिफेंस में भी जाता है, अलग अलग हमारी मरीन्स, हमारे डिफेंस फोर्सेस के पास भी क्रूड ऑयल के टर्मिनल्स हैं, तो वहाँ पर भी जाता है। और वेरियस इंडस्ट्रीज में भी क्रूड ऑयल एज अ क्या कहते हैं रॉ मटेरियल जो है, या फिर फ्यूल का रॉ मटेरियल वो यूज़ होता है, राइट। तो ये अलग अलग जगह जो है अलग अलग तरीके से वहाँ तक जाता है और वो यूज़ होता है। तो इस तरह से ये पूरा वैल्यू चेन चलता है, ठीक है। अब सोर्सिंग पे अगर हम ज़्यादा बात करें तो मैंने जैसे बोला था हमारा मेजरली सोर्स होता है, तो ऑलमोस्ट 4.84 MBPD, राइट। तो ये जो इनका यूनिट है उसमें से 4.24 मतलब ऑलमोस्ट 87-88% वो है इम्पोर्ट, और सिर्फ 0.6 जो है वो हमारा मतलब 10 से 12% का सिर्फ हमारा हम इंटरनल सोर्स करते हैं, मतलब हमारी जो ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ से हम यूज़ करते हैं। तो 90% के आसपास एक मान के चले मोर और लेस हम इंपोर्ट करते हैं। जो हमारी क्रूड ऑयल की डिमांड है जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें 90% इंपोर्ट होता है, तो विच इज़ अ बिग बिग इंपोर्ट, राइट। तो इसलिए हमारी क्रूड पे इंपॉर्टेंस मतलब ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्रूड पे, बहुत ज़्यादा बात होती है। क्रूड ऑयल प्राइजेस पे हमारी इन्फ्लेशन डायरेक्टली इंपैक्ट होती है, ठीक है ना। तो इसलिए क्रूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि इंपोर्ट पे हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज, हमारा इन्फ्लेशन, तो इस सब चीज़ें नंबर्स, हमारे डॉलर और आईएनआर की जो वैल्यू है वो सब चीज़ें पे हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी, क्रूड एक एनर्जी का सोर्स है, वो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ये कंसिस्टेंटली ऐसा ही रहा है। अगर आप ये पूरा ट्रेंड देखेंगे FY16 से तो कुछ भी खास चेंज नहीं है, ठीक है। बल्कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन वो कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो नई ऑयल फील्ड्स नहीं मिल रही है इंडिया में, मोस्टली वो कम की तरफ जा रहा है। वो 0.74 था, अगर FY16 में देखेंगे वो 0.6 पे आ गया, तो इट इज़ डिक्रीजिंग एंड हमारा इम्पोर्ट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया सोर्सिंग की बात। अब हम सोर्स करते कहाँ से हैं, तो पहला चार्ट अगर आप पहले FY22 का चार्ट देखेंगे तो हम मेजरली सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई और यूएस, ये 4 कंट्रीज से हमारा मेजर इंपोर्ट होता था। तो सऊदी, इराक, यूएई एंड यूएस, ये सब दे आर ऑयल रिच कंट्रीज, दे एक्सपोर्ट, ठीक है, ऑयल, ठीक है। और बाकी जो है छोटे छोटा थोड़ा कुवैत से होता था, कुछ नाइजीरिया से, ओमान से, मेक्सिको से, अंगोला से और रशिया से। रशिया से सिर्फ 2% था FY22 तक, बट दिस सिनेरियो चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया का जो ऑयल है वो डिस्काउंट पे मिलने लग गया इंडिया में। अब डिस्काउंट पे मिलने लग गया तो हमने वहाँ से लेना शुरू कर दिया, राइट। तो ऑफकोर्स हम वहाँ से लेंगे, तो रशिया का जो ऑयल है हमने काफ़ी बड़ा शेयर जो है वो बढ़ा दिया है, और 19% हो गया अगर हम अप्रैल से अक्टूबर तक देखेंगे। लेकिन अगर हम मंथली देखेंगे अक्टूबर नवंबर में तो एक्चुअली इट इज़ हाईएस्ट, इट इज़ 23-24% जो हमारा ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट है वो रशिया से आ रहा है, इट इज़ नंबर 1 हो गया है रशिया, ठीक है, एज अ शेयर, ठीक है। तो 2% से 19% हो गया इन, अगर हम अप्रैल से अक्टूबर का नंबर देखेंगे। सऊदी अरेबिया भी 21% है, इराक भी, यूएई भी, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। यूएस से हमने कम कर दिया है, ठीक है, और कुवैत से भी कम कर दिया है। बाकी सब छोटे नाइजीरिया, ओमान, इन सब कंट्रीज से हमारा शेयर कम हो गया है। तो हमने ऑयल कम इंपोर्ट करना शुरू नहीं किया है उनसे, हमारा कंजम्पशन भी बढ़ गया है। तो हम वो जो कंजम्पशन बढ़ रहा है वो हम रशिया से ले रहे हैं, बाकी जो कंजम्पशन चल ही रहा है बाकी कंट्रीज से, अगर हम मोरलेस देखें तो,
ठीक है। तो रशिया एक काफी बड़ा हमारा इंपोर्टर बन गया बिकॉज दे वर प्रोवाइडिंग डिस्काउंट में ऑयल बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस विच दे हैड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये सब अलग स्टोरी है, ये सब पता ही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सोर्सिंग होता है, यहाँ से हमारा ऑयल आता है, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन का क्या सीन है? तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जैसे मैंने बोला एक तो कम हो रही है कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से प्लेयर है? ओएनजीसी जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर है, ठीक है। तो मेजरली डोमेस्टिक जो कंजम्पशन होता है हमारा, ठीक है, उसमें से ऑलमोस्ट 70-75% जो है वो ओएनजीसी की जो फील्ड्स हैं, उनके पास जो फील्ड्स हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रेस्ट जो है ऑयल इंडिया करके कंपनी है, ठीक है, वो कुछ थोड़ा बहुत करता है और बाकी कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो ये सब चीज़ें करते हैं। उसमें वेदांता, केन एनर्जी वगैरह की आपने नाम सुने होंगे, तो वो इसमें है। और बहुत सारे छोटे छोटे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करते हैं ऑयल का या फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं और इंडिया में वो कंज्यूम होता है। ओवरऑल इट इज़ गोइंग डाउन। तो ऑफशोर मेजरली वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डाउन हो रहा है। इवन जो है हमारा ऑनशोर जो है वो भी हमारा नीचे कम हो रहा है लगातार। तो हमारा प्रोडक्शन डोमेस्टिकली इट इज़ रिड्यूसिंग एंड वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ ऑयल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोर्सिंग का। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट वाली। सोर्सिंग समझ आ गया कहाँ से आ रहा है ऑयल, ठीक है। ऑफशोर, ऑनशोर आपको समझ आ गया सोर्सिंग का, ठीक है, और इंपोर्ट्स का। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है। आया ऑयल, अब क्या? क्रूड ऑयल आया। तो क्रूड ऑयल के बाद उसको होती है रिफाइनिंग। तो ये डायग्राम अगर आपने याद होगा, आपको शायद 8th या 9th क्लास की साइंस टेक्स्ट बुक्स में था ये, ठीक है, कि क्रूड का जो है उसको एक फर्नेस में डाला जाता है और उसके बाद उसके अलग अलग डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। उसी क्रूड ऑयल से डीजल बनता है, उसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, उसी क्रूड ऑयल से केरोसिन ऑयल बनता है, फ्यूल ऑयल बनता है, वैक्स बनता है, एस्फॉल्ट, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, हमारा एलपीजी, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारे और भी अलग अलग टाइप के चीज़ें अलग अलग सेक्शन में, ये पूरा ऐसे रिफाइनिंग कैपेसिटीज़ होती हैं। तो ये अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग जाके ये निकलते हैं, ठीक है। ये हमने साइंस में पढ़ा है, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एलपीजी कहाँ यूज होता है, आपको पता ही है, हमारे सिलेंडर, हमारी कुकिंग गैस, राइट। तो एलपीजी, नेचुरल गैस अलग है, एलपीजी अलग है। तो जो मैंने वीडियो पहले किया था नेचुरल गैस वाला, वो सीएनजी है, वो नेचुरल गैस है, वो अलग से आती है, उसका अलग इंपोर्ट है, उसका पूरा अलग सप्लाई चेन है। वो भी हमारी कुकिंग गैस की तरह यूज होती है, क्योंकि जो पाइप नेचुरल गैस आ रही है हमारे यहाँ, पाइप से आ रही है, वो नेचुरल गैस आ रही है, वो एलपीजी नहीं है। एलपीजी जो है सिलेंडर से आ रहा है, तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो वो सिलेंडर से जो आ रहा है वो है एलपीजी। तो वो जो है क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव है। नेचुरल गैस क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव नहीं है, वो अलग से निकलता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप काफी लोगों को हो जाता है, तो वो समझना जरूरी है, राइट। तो एलपीजी हमारे डोमेस्टिक हाउस होल्ड में यूज होता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। एलपीजी के आपको पता है ऑटो वगैरह में भी चलता है, और मेटलर्जी सेक्टर में मेजरली यूज होता है। फिर एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है, हमारा एटीएफ जो बोलते हैं, ठीक है, वो एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है। फिर नाफ्ता है, ठीक है, वो फर्टिलाइजर, पावर, पेट्रोकेमिकल्स में यूज होता है। मोटर स्पिरिट बोलते हैं पेट्रोल को, ठीक है, वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। केरोसिन डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्री में। हाई स्पीड डीजल जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हमारे ट्रक्स वगैरह जो मेजरली डीजल यूज करते हैं। रोड ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, रेलवेज काफ़ी बड़ा ऑब्वियसली कंपोनेंट है, क्योंकि कमर्शियल सेक्टर जो है पूरा मेजरली डीजल पे डिपेंडेंट है, तो वो हाई स्पीड डीजल वही है। लोड डीजल ऑयल भी रहता है एक पावर जनरेशन के लिए, ठीक है, और सब चीज़ों में यूज़ होता है। ल्यूब ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, कैस्ट्रॉल वगैरह जो कंपनीज यूज़ करती हैं, राइट। इंडियन ऑयल का भी है, सर्वो करके, ये सब लुब्रिकेटिंग ऑयल्स जो है, राइट। तो वो ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स में, हैवी मशीनरीज के लुब्रिकेशन में, राइट। पेट्रोलियम कोक यूज़ होता है पावर जनरेशन में, कंस्ट्रक्शन में, मतलब इवन सीमेंट वगैरह का भी एक डेरिवेटिव रहता है। ये सब चीज़ें, एल्यूमिनियम, अदर मेटल्स में ये सारी चीज़ें यूज होती है। तो इस तरह के मेजर कंपोनेंट्स, और भी बहुत टाइप के कंपोनेंट्स हैं, वैक्स वगैरह, पैराफिन वैक्स, ब्यूटेन, प्रोपेन, जैसे मैंने बताया। तो बहुत सारे और भी टाइप के डेरिवेटिव्स रहते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री में नहीं होते, सब कुछ यूज होता है इसका, ठीक है। जैसे पेंट सेक्टर में भी काफ़ी सारे लुब्रिकेटिंग ऑयल्स या वैक्स वगैरह की जो चीज़ें हमारी, जो कि उसी पे एशियन पेंट्स का रहता है ना, एशियन पेंट्स का प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे, क्योंकि उनका मार्जिन उस पर डिपेंड करता है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ यूज़ होती है। तो इस तरह से एक क्रूड ऑयल जो है, ये इतनी सारी चीज़ें बनती हैं और ये सब अलग अलग जगह यूज़ होती है, ठीक है। तो ये कैसे बनती है? ये रिफाइनिंग से बनती है, ठीक है। तो इंडिया में सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी किसके पास है? वो सबसे ज़्यादा है इंडियन ऑयल के पास, 70 MMTPA, राइट। वो सबसे बड़ा रिफाइनिंग प्लेयर है। सेकंड सबसे बड़ा है रिलायंस इंडस्ट्री, उसकी सबसे बड़ी, वर्ल्ड की शायद, एशिया की तो सबसे बड़ी है ही शायद, आई थिंक वर्ल्ड की सबसे बड़ी है। जामनगर में जो रिफाइनिंग है रिलायंस की, राइट, तो वो 68 MMTPA, राइट। तो वो काफ़ी बड़ा प्लेयर माना जाता है, जिनका वो मतलब वहाँ पे 35 के आसपास की उसकी कैपेसिटी है।
फिर बीपीसीएल की है थर्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी, एचपीसीएल की है, फिर नायरा करके कंपनी है उसकी है, ओएनजीसी की भी रिफाइनिंग कैपेसिटी है। तो ये सब बाकी कंपनीज है जिनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है। और यहाँ पर मैं एक आपको मैप भी दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे इनके वेरियस मतलब है सेटअप है रिफाइनिंग के। ठीक है, तो ऑब्वियसली अक्रॉस द इंडिया, स्पेशली अराउंड द सी पोर्ट्स, ठीक है, क्योंकि वहीं से आ रहा है मेजरली ऑयल, तो सी के आसपास जो है वो ज़्यादा कैपेसिटीज़ हैं, बीच में कम है, बट सी के आसपास आप देखोगे तो ज़्यादातर मोस्टली रिफाइनिंग कैपेसिटी आसपास है और वहाँ पे रिफाइनिंग होती है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल आया हमारा और यहाँ पे फिर वो रिफाइन हुआ, फिर वो आगे यूज़ होता है। ठीक है, अब रिफाइनिंग कैपेसिटी और हमारा जो परसेंटेज अगर आप वो देखोगे कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो ऑलमोस्ट 100% पे चलता है। ठीक है, कि हम अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को सारी जो कंपनीज हैं अपनी ऑलमोस्ट 100% पे चलाती हैं, मतलब कि जितना हमारे पास कैपेसिटी हम ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली 100+% पे चल रहा है। अगर हम लास्ट फ्यू ईयर्स से देखें तो ये तो कोविड के बाद थोड़ा 100 से कम हुआ है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, बस मोस्टली 100% से ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है रिफाइनिंग का हमारे कंपनीज का। ठीक है, तो इस तरह से ये मेजरली काफ़ी बड़ा हम प्लेयर, फोर्थ बिगेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड में रिफाइनिंग के। अब सिंस बिग प्लेयर ऑफ रिफाइनिंग राइट, तो हम बहुत सारी कंपनीज मतलब वो बाहर के कंट्रीज हमारे पास आते हैं और बोलते हैं तुम सिर्फ रिफाइन करके दे दो हमें, हमारे पास तो रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। तो हम जो रिफाइन करते हैं ना वो सिर्फ इंडिया में जो कंज्यूम होने वाला ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं या क्रूड ऑयल है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें, सिर्फ वो नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा एज ए जॉब वर्क भी करते हैं कि क्रूड ऑयल आया, रिफाइन हुआ इंडिया में और फिर एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हुआ, रिफाइन हुआ और चला गया। बहुत बार करते हैं ये हम। तो हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इसकी वजह से। ठीक है, तो ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको कि एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ट्रेंड देखेंगे तो आप देखेंगे अच्छा खासा हमारा एक्सपोर्ट है कि कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं एमएमटी के हिसाब से। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट भी करते हैं, हम डायरेक्टली फिनिश प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, कि भाई डीजल ही इंपोर्ट कर लिया डायरेक्टली क्रूड ऑयल की बजाय, राइट, किसी ने वो वैक्स कर लिया, मतलब कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स कम पड़ जाते हैं वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम इंपोर्ट भी करते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ऑब्वियसली वो तो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, किस कंपनी के साथ क्या है क्या नहीं है, राइट, उस हिसाब से चलता है। लेकिन ये भी एक ज़रूरी चीज़ समझिए, आपको पता है कि स्पेशली अभी कोविड में, आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि क्या हुआ कोविड के, सॉरी, अभी रशिया यूक्रेन वॉर में, कि आपको डिस्काउंट पे मिल रहा था इंडिया को ऑयल रशिया से, तो हमारी कुछ कंपनीज ने क्या किया कि डिस्काउंट पे ऑयल लेते थे, रिफाइन करते थे और फिर मार्केट प्राइस पे उसको बेचते थे। ठीक है, तो देयर वाज अ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और उसके ऊपर टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे उनके। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्पेशली ये बहुत चला ये अप्रैल मई जून में, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। अगर रशिया से ऑयल आता था मान लो 20-30% डिस्काउंट पे, इंडिया वाले उसको रिफाइन कर देते थे और फिर उसको मार्केट प्राइस पे ही बेच देते थे। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन, राइट। तो सिर्फ हमें रिफाइनिंग का ही पैसा नहीं मिला, हमें जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट जो है उसको भी पैसा मिल गया, तो वो बहुत हुआ। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपनीज का, स्पेशली रिलायंस वगैरह के आपने देखा होगा तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए थे जून में, ठीक है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाया। ठीक है, तो विंडफॉल टैक्स जो नाम चला था आपको याद होगा, तो विंडफॉल टैक्स अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये वन ऑफ द रीजन था कि विंडफॉल टैक्स लगाया गया। ठीक है, तो हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, हम डीजल एक्सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली, मतलब जो भी चीज़ हम रिफाइनिंग कर रहे हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं राइट। तो हम क्या कहते हैं पेट्रोल भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये चार्ट आपको दिखेगा कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं, ठीक है, रिफाइन करके। तो ऑब्वियसली वो आया, वो कॉन्ट्रैक्ट पे गया, ठीक है, तो उसमें हमारा सिर्फ जॉब वर्क का पैसा है, तो रिफाइनिंग का पैसा हम कमाते हैं उसमें। ठीक है, तो दिस इज हाउ बेसिकली इट वर्क्स दैट वे ऑल्सो। तो हम एज ए रिफाइनिंग एज ए जॉब वर्क भी करते हैं, इसलिए हमारी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 100% पर चल रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कंज्यूम के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ गए आप। अब रिफाइनिंग का समझ गए क्या क्या है। अब क्या हुआ रिफाइन के बाद, रिफाइनिंग के बाद अब जो है वो कैसे सामान वहाँ से अलग पहुँचेगा, राइट। तो पाइपलाइन से पहुँचता है मेजरली, राइट। अब इसका मेरे पास स्प्लिट नहीं मिला मुझे कि पाइपलाइन से कितना जाता है, रोड से कितना जाता है, रेलवे से कितना, मेरे को स्प्लिट नहीं मिला। ठीक है, बट आई कुड गेट कि पाइपलाइन, क्रूड ऑयल की पाइपलाइंस कौन कौन किस किसने सेटअप की है, स्पेशली डीजल पेट्रोल वगैरह की पाइपलाइंस किस किसने सेटअप की है। तो इंडियन ऑयल की जो है मैक्सिमम है 5000+ किलोमीटर की पाइपलाइन है, ठीक है, और ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइजेशन भी चल रही है। फिर ओएनजीसी की भी पाइपलाइन है,
ठीक है, ऑलमोस्ट 1400, बट देयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज नॉट मच। ऑयल की भी पाइपलाइन है, HPCL की मित्तल एनर्जी के साथ पाइपलाइन है, ठीक है, भारत ओमान रिफाइनरीज की भी पाइपलाइन है, और केन जो है वेदांता की कंपनी है उनकी भी पाइपलाइन है। तो अगेन ये सब पाइपलाइन जो है रिफाइनिंग का यूनिट्स के साथ लगी हुई होती है, और वहाँ से इट विल टेक द वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स, राइट। तो मतलब डीजल हो गया या पेट्रोल हो गया और भी टाइप के ऑयल्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए ये सेटअप की गई है, ठीक है। तो ये पाइपलाइन से भी सामान जाता है, और काफ़ी ज़्यादा सामान एज आई सेड वो रोड और रेलवे से भी इसमें यूज होता है। अब कितना हमारा कैपेसिटी, मतलब अब ये तो पाइपलाइन से सामान पहुंच गया, उसके बाद कहाँ जा रहा है वो, ठीक है, तो वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी सारे रिटेल आउटलेट्स हैं। आपको पता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 83,000 पेट्रोल पंप्स हैं, जिसमें से 34,000 जो हैं ऑलमोस्ट इंडियन ऑयल के हैं, 20,000 HPCL के हैं और 20,000 BPCL के हैं। रिलायंस के ऑलमोस्ट 1400 हैं, ठीक है, और बाकी सब जैसे शेल भी है, दिखता है आपको 32 ही है उसके, तो बाकी सब थोड़े बहुत और है। तो 33,000 रिटेल आउटलेट्स हैं, मतलब पेट्रोल पंप्स हैं जहाँ पे हमारा ऑयल पहुँच रहा है, ठीक है। उसमें से मेजर शेयर इंडियन ऑयल का है, ऑलमोस्ट 41% जो है रिटेल आउटलेट्स उनके हैं। फिर हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, ठीक है, स्पेशली जो है गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया है LPG देने के लिए, मतलब उस पर सब्सिडी वगैरह भी है, राइट, और बहुत बड़ा उस पर अभियान चलाया था गवर्नमेंट ने कि कुकिंग गैस जो है वो सबको मिले, ठीक है। तो अगर आप वो देख भी सकते हैं कि कैसे 2019 से वो कैपेसिटी, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स जो एक्टिव हैं, जो LPG यूज़ करते हैं, वो कैसे बढ़े हैं, ठीक है। और मेजरली सबसे ज़्यादा इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL, ये तीन ही प्लेयर हैं जो LPG जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 14 करोड़ लोग जो हैं वो HPCL के साथ, 30 करोड़ लोग टोटल हमारा LPG यूज़ करते हैं, ठीक है। और 14 करोड़ जो हैं वो इंडियन ऑयल के पास हैं, उसमें से 8 करोड़ जो हैं वो HPCL के पास है, और ऑलमोस्ट 8 करोड़ BPCL के पास है। तो इस तरह से LPG जो है वो यूज़ होती है, और अलग अलग कस्टमर्स हैं, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, ऑब्वियसली 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो LPG सिलेंडर्स को आपके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिया में, ठीक है। और वो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इंक्रीज हुए हैं जैसे जैसे हमारा वो इंक्रीज हुआ है। फिर देयर आर लॉट ऑफ डेपोज, ठीक है, पेट्रोलियम डेपोज जो हैं अलग अलग जगह पे, वो चाहे गवर्नमेंट के मतलब डिफेंस कंपनीज के हों या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के हों, तो उन्होंने डेपोज भी बना रखे हैं कि यहाँ पर स्टोरेज यहाँ पर आके रख दो, हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो भी हैं। तो ऑलमोस्ट इंडिया के जो हैं ऐसे अलग अलग डेपोज जो हैं, टर्मिनल्स हैं जो इन कंपनी ने सेटअप किए हुए हैं, इंडियन ऑयल ने, HPCL ने, BPCL ने, राइट, और बाकी रिलायंस वगैरह ने भी। तो वो भी है, वो वहाँ पर टर्मिनल्स और HPC वो सेट किए, ऑलमोस्ट 300 सच डेपोज आते हैं, ठीक है। फिर एविएशन फ्यूल स्टेशन, एयरपोर्ट्स पे जो फ्यूलिंग स्टेशन है वो भी है, वो ऑलमोस्ट 265 एविएशन फ्यूल स्टेशन हैं जहाँ पर ये सामान जाता है। तो इस तरह से रिफाइनिंग जहाँ पर है उससे अलग अलग रिटेल आउटलेट में गया, LPG कस्टमर्स के पास गया, टर्मिनल्स के पास गया, राइट, डेपोज टर्मिनल्स के पास गया, और एविएशन फ्यूल स्टेशंस के पास गया। तो मेजरली इसके पास और भी जाता है, जैसे मैंने बोला कि एशियन पेंट्स के पास भी गया, तो इंडस्ट्रीज में भी गया, तो बहुत सारी जगह पे ऐसे और भी जाता है, क्योंकि बहुत सारे टाइप के इनके डेरिवेटिव्स रहते हैं। बट मोर और लेस आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे सामान जा रहा है और क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास है, राइट। तो इस तरह से आपको समझ आए। अब जो है प्रोडक्शन जो है हम कितना करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन रिफाइनिंग प्रोडक्शन है ये, ठीक है। तो रिफाइन कितना प्रोडक्ट रिफाइन हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा रिफाइनिंग जो है वो डीजल है। 42% जो रिफाइनिंग जो हम कर रहे हैं उसमें से निकलता जो है वो 42% जो है वो डीजल निकलता है, ठीक है। 16% पेट्रोल निकलता है ऑलमोस्ट, 5% LPG निकलती है, 8% नैफ्ता निकलता है, 4% ATF निकलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बाकी फ्यूल ऑयल्स निकलते हैं 3.3%, ब्यूटेन निकलता है, पेट्रोलियम कोक निकलता है, पैराफिन वैक्स निकलता है, राइट। तो ये सब बाकी बहुत सारी चीज़ें और निकलती हैं, अलग अलग कंपनीज में ये यूज़ होती हैं, ठीक है। ये लो डीजल ऑयल है, राइट, तो ये हाई डीजल, ये जो हमारा मेन डीजल है ये यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें निकलती हैं, और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ भी आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे ये ग्रो हो रहा है, राइट। तो LPG बढ़ रहा है, मोटर स्पिरिट जो है वो भी बढ़ रहा है, HSD जो है वो भी बढ़ रहा है। तो मोस्टली सारी चीज़ें हमारी अगर हम 5 साल में देखें तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है सबकी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हम कम, मतलब हम जो रिफाइन करके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब इसमें से कुछ एक्सपोर्ट भी हो रहा होगा। दिस इज प्रोडक्शन कैपेसिटी, दिस इज नॉट कंजम्पशन। कंजम्पशन का अलग से दिखाऊंगा चार्ट, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें से हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमने प्रोड्यूस की और फिर एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है, जॉब वर्क की तरह प्रोड्यूस हुई और जॉब एक्सपोर्ट कर दी और कुछ जो है इंडिया में कंज्यूम हो गया।
ठीक है, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस लगेगा आपको कंजम्पशन में और एक्सपोर्ट में। अब मैं कंजम्पशन का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा, देखो डीजल जो है 37% हमारा ओवरऑल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट 37% डीजल कंज्यूम होता है, लेकिन प्रोड्यूस 42% होता है, तो काफी ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है मतलब, ठीक है, तो एक्सपोर्ट हो रहा है। 15% मोटर स्पिरिट, 14% हम एलपीजी करते हैं। ओवरऑल क्रूड जो है, जो ओवरऑल मतलब कंजम्पशन के हिसाब से, टीएमटी के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, हम सबसे ज़्यादा तो डीजल ही यूज़ होता है ऑब्वियसली, बिकॉज कमर्शियल जगह पे हर जगह डीजल यूज़ होता है। डीजल हमारे जनरेटर्स वगैरह में भी सब जगह डीजल यूज़ होता है, राइट, तो डीजल ही सबसे ज़्यादा, पावर वगैरह में भी डीजल यूज़ होता है, तो डीजल ही सबसे ज़्यादा बड़ा यूसेज है। सेकेंड सबसे बड़ा यूसेज पेट्रोल है, कार्स चलती हैं उस पर 14, फिर नेक्स्ट एलपीजी है, हमारी कुकिंग गैस चलती है उसके ऊपर, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, पेट्रोलियम कोक है, तो ये एक और डेरिवेटिव है जो मेरे ख्याल से सीमेंट कंपनीज वगैरह भी काफ़ी यूज़ करती हैं, कंस्ट्रक्शन में काफ़ी यूज़, मटेरियल के काम में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है, केमिकल कंपनीज भी बहुत यूज़ करती हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये सेकंड है। फिर नाफ्ता है, वो भी काफ़ी 7% का उसका भी यूज़ है, राइट, तो इस तरह से ये काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं हमारी, 5.8 अदर्स हैं फिर, राइट, और बाकी सब चीज़ें जो मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, फिर बिटुमिन है, फिर 3.1 जो है फ्यूल ऑयल है, 2.2 ल्यूब्स है, ग्रीस वगैरह जो यूज़ होती हैं, फिर फर्नेस ऑयल है, ये अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, एटीएफ है 2.5, तो इस तरह से ये काफ़ी सारी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, राइट, तो दिस इज हाउ वी आर कंज्यूमिंग एंड यू कैन सी द ग्रोथ ऑल्सो। तो अगर हम एलपीजी का देखें 5.5% का ग्रोथ है, पेट्रोल जो है 5% का ग्रोथ है, राइट, और डीजल का तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो मतलब ज़्यादा हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल से डीजल, बिकॉज व्हीकल से तो डीजल जो है यूज़ होना बंद हो गया, मतलब हमारे जो नॉर्मल 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से तो मेजरली ज़्यादा यूज़ जो हो रहा है वो कमर्शियल में यूज़ हो रहा है, तो इसलिए कमर्शियल के हिसाब से वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है ग्रोथ रेट कंजम्पशन वाइज। सो दिस इज हाउ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे यूज़ हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि ओवरऑल पूरा वैल्यू चेन कैसा है ना, कैसे सोर्सिंग हुआ, रिफाइनिंग हुआ, कितना रिफाइनिंग किया, क्या रिफाइन करके कहाँ पे गया, फिर कितना हमने ट्रांसपोर्ट किया, कहाँ कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है, और फिर हमने कितना कंज्यूम प्रोड्यूस किया, कितना कंज्यूम किया, ठीक है, तो वो पूरी चीज़ हमें यहाँ पर समझ आ गई, कितना प्रोड्यूस किया और कंजम्पशन कितना किया, ठीक है। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो एलपीजी और नेचुरल गैस में भी आपको डिफरेंस जब मैंने समझाया जैसे वो भी समझ आ गया होगा कि बहुत अलग अलग डेरिवेटिव है, अलग अलग जगह से इंपोर्ट होता है, अलग सप्लाई चेन है पूरा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रूड ऑयल का चीज़ें हैं। तो क्रूड ऑयल जो है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं ना रिन्यूएबल एनर्जीज वगैरह की, तो वो चीज़ें मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, तो क्रूड जीरो तो कभी नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जो क्रूड ऑयल से मिलती हैं हमें, ठीक है, कि जो एनर्जी सिर्फ नहीं मिलती है, समझ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो एनर्जी के अलावा रॉ मटेरियल की तरह क्रूड ऑयल के चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो तो सोलर एनर्जी सॉल्व नहीं कर सकता है। सोलर इलेक्ट्रिक कार्स क्या सॉल्व कर सकती हैं, आपको ये 15% सॉल्व कर सकती हैं, राइट, और क्या कहते हैं 37% सॉल्व कर सकती हैं, और राइट मेजरली अभी तो यही चीज़ें दिख रही है, राइट, तो 45-50% 52% का जो ओवरऑल क्रूड ऑयल का जो हमारा कंजम्पशन है वो इलेक्ट्रिक कार्स सॉल्व कर पाएंगी, बट बाकी तो नहीं सॉल्व कर सकती ना, बाकी चीज़ें फिर भी यूज़ हो रही हैं, और ये भी इतनी आसानी से कम होने वाला नहीं है, राइट, स्पेशली इलेक्ट्रिक, अच्छा ये डीजल भी बहुत सारे कमर्शियल सेंटर्स में भी यूज़ होता है एनर्जी में, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक सेटअप करना वो सब चीज़ें, तो इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। तो क्रूड ऑयल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी का मिक्स है हमारी उसमें, और वो रहेगा, और इट में इंक्रीज फॉर सम मोर टाइम, ठीक है, एंड देन इट में गेट प्लेट्यू, अभी तो इंक्रीज की बिकॉज हमारी एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, जैसे मैंने बोला 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, एक नीचे कमेंट्स भी लिखिए अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो, ठीक है, और इस टाइप का कोई और वीडियो है तो आपको प्लान कर, इफ़ यू वांट मी टू वर्क ऑन इट तो लेट मी नो ऑन दैट, ठीक है, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, ठीक है, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।